क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि प्रशांत महासागर में, जो कि भारत से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है, वहाँ अगर समुद्र के तापमान में जरा सा भी बदलाव होता है तो उसका सीधा असर अगले साल हमारी रोजमर्रा की खाने की थाली पर क्यों पड़ता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर ये कोई थ्योरी नहीं है। ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी डरावनी और बहुत ही रियल सच्चाई पर बात करने वाले हैं। हमारा जो मेन मकसद है ना, वो है 2026 में एल नीनो के कारण भारत पर मंडराते सूखे के खतरे को समझना। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जैसे नीति आयोग की विस्तृत रिपोर्ट्स हैं, मौसम विभाग यानी आईएमडी और प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट के ताज़ा आंकड़े हैं। हाँ, और राजेंद्र सिंह जैसे प्रमुख जल विशेषज्ञों के आकलन भी शामिल हैं इसमें। बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि ये पूरा मामला सिर्फ कम बारिश होने तक सीमित नहीं है। ये भारत के खाद्य और जल सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं वो इस साल के मॉनसून के लिए बहुत ही चिंताजनक आंकड़े दे रहे हैं। हाँ, आईएमडी का कहना है कि जून से सितंबर 2026 के बीच जो बारिश होगी वो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए का सिर्फ 92% रहेगी। और स्काईमेट इसे लगभग 94% बता रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स ये जरूर कहती हैं कि उत्तर पश्चिम और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में शायद थोड़ी राहत मिल जाए। हाँ, पर देश के बाकी हिस्सों में पानी की भारी किल्लत होने वाली है। पर देखिए, यहां मुझे एक बात खटकती है। अगर किसी परीक्षा में 92% या 94% मार्क्स आए तो वो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर बारिश के मामले में सिर्फ 6% या 8% की कमी इतनी बड़ी तबाही का संकेत कैसे बन जाती है? मतलब इतना पैनिक क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि 92% बारिश का मतलब है सब कुछ लगभग नॉर्मल है। अच्छा। हाँ, जब हम मॉनसून के लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करते हैं तो वो पिछले 50 सालों का एक बहुत बड़ा औसत होता है। ओके। भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में इस औसत में 8% की कमी का मतलब है अरबों लीटर पानी का आसमान से कम बरसना। बाप रे, अरबों लीटर! बिल्कुल। और इसका असर उन इलाकों में सबसे भयानक होता है जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। हमारे आंकड़े बताते हैं कि भारत की लगभग 45% खेती आज भी बिना किसी नहरी या ट्यूबवेल सिंचाई के होती है। वेट, 45% खेती? यानी देश का लगभग आधा कृषि उत्पादन पूरी तरह से सिर्फ बादलों के भरोसे? एकदम सही। सीधे तौर पर सिर्फ मॉनसून की बारिश पर टिकी है हमारी आधी खेती। और स्थिति कितनी नाजुक है इसे नीति आयोग की रिपोर्ट बहुत साफ तरीके से दिखाती है। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट के अनुसार देश का 74% गेहूं उगाने वाला क्षेत्र और 65% चावल उगाने वाला क्षेत्र पहले ही पानी की भयंकर कमी यानी वाटर स्ट्रेस से जूझ रहा है। 74% गेहूं और 65% चावल, ये तो कोई आम फसलें नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भारत की पूरी आबादी के भोजन का मुख्य आधार है। इसके अलावा एक और आंकड़ा है जो डराता है। 2030 तक भारत में सिर्फ खेती के लिए पानी की डिमांड 570 बिलियन क्यूबिक मीटर्स यानी बीसीएम तक पहुंचने का अनुमान है। 570 बीसीएम, ये नंबर तो सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आम धारणा में इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो तो है। मतलब अगर हम एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम की कल्पना करें जिसमें 1 लाख लोग बैठ सकते हैं और उस पूरे स्टेडियम को छत तक पानी से भर दें, तो वो शायद 1 बीसीएम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। बिल्कुल, 1 बीसीएम का मतलब है 1 अरब क्यूबिक मीटर पानी। और हम 570 बीसीएम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा एक सीधा सवाल है। पूछिए। अगर किसी की मंथली सैलरी में सिर्फ 8% की कटौती हो पर उसके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हो तो जाहिर है दिक्कत होगी। लेकिन आज के आधुनिक दौर में जब हमारे पास बड़े बड़े डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, तो सिर्फ 8% बारिश कम होने से इतना बड़ा डर का माहौल क्यों है? पैनिक करने की असली वजह यह है कि हमारा वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अपनी लिमिट के पार जाकर काम कर रहा है। कैसे? थोड़ा समझाएं इसे। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक पुल है जिसे 100 टन का वजन सहने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है। लेकिन उस पर रोजाना 105 टन का भारी ट्रैफिक चल रहा है। पुल किसी तरह टिका हुआ है, लेकिन अगर हल्की सी भी आंधी आती है, जो इस मामले में मॉनसून में 8% की कमी है, तो वो पुल भर भरा कर गिर सकता है। मतलब कोई सेफ्टी मार्जिन ही नहीं है हमारे पास? बिल्कुल नहीं।
हमारा कृषि और जल इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह बिना किसी सेफ्टी मार्जिन के काम कर रहा है। पानी की मांग इतनी ज्यादा है कि जो भी पानी सिस्टम में आता है वो तुरंत इस्तेमाल हो जाता है। एकदम सही कहा। भविष्य के लिए कोई बफर या एक्स्ट्रा कुशन नहीं बचा है हमारे पास। तो अगर बारिश फेल होती है तो कोई भी सिस्टम अपने रिजर्व यानी बैकअप की तरफ देखता है ना? हाँ। हमारा बैकअप हमारे डैम्स और रिजर्वायर्स हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोर्सेज जो आंकड़े दे रहे हैं वे इस बैकअप की एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। 9 अप्रैल 2026 तक देश के 166 मुख्य रिजर्वायर्स में पानी का स्तर उनकी कुल क्षमता का लगभग 45% रह गया था, जो कि करीब 82 BCM पानी है। हाँ, और सोर्सेज में यह भी लिखा है कि ये स्थिति पिछले 10 सालों के एवरेज से थोड़ी सी बेहतर ही है। तो अगर डैम्स गर्मियों से ठीक पहले लगभग आधे भरे हुए हैं तो ये तो एक सामान्य बात लगती है। इसमें खतरे की घंटी क्यों बज रही है? अगर हम सिर्फ इस 45% के आंकड़े को देखें तो ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन असली कहानी इस बात में नहीं है कि पानी कितना बचा है। तो फिर किस बात में है? कहानी इस बात में है कि पानी किस रफ्तार से खत्म हो रहा है। इसी साल जनवरी 2026 में इन्हीं डैम्स में पानी का स्तर लगभग 69% था। वेट, क्या मतलब सिर्फ 3 महीने के अंदर हमने अपनी कुल क्षमता का लगभग 1/4 पानी खर्च कर दिया? बिल्कुल। जनवरी से अप्रैल के बीच की ये भारी गिरावट दिखाती है कि हमारे डैम्स कितनी तेजी से सूख रहे हैं। और अभी तो गर्मियां बाकी हैं। वही तो। सबसे डरावनी बात यह है कि अभी मई और जून की चिलचिलाती गर्मियां आनी बाकी हैं, जब वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होता है। और तब पानी की मांग भी अपने चरम पर होती है। हाँ, अगर ऐसे में मॉनसून की बारिश समय पर नहीं आती या कमजोर पड़ती है तो ये जो 45% का बफर बचा है ना, ये कुछ ही हफ्तों में शून्य पर आ जाएगा। और रिजर्वायर्स के सूखने का मतलब सिर्फ खेतों का सूखना नहीं है। इसका मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का ठप होना और शहरों के नलों में पानी का ना आना। बिल्कुल। और जब डैम्स में पानी नहीं होता, नदियां सूखी होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जमीन के अंदर झांकते हैं, ग्राउंड वाटर की तरफ। हाँ, हमारा अल्टीमेट बैकअप। लेकिन ग्राउंड वाटर को लेकर जो सच्चाई सामने आती है वो सबसे ज्यादा विचलित करने वाली है। जी, सोर्सेज बताते हैं कि भारत में जितना भी ग्राउंड वाटर जमीन से निकाला जाता है उसका 87% हिस्सा सिर्फ खेती में खप जाता है। 87%? ये तो साफ तौर पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। बिल्कुल है। ये स्थिति मुझे एक सेविंग्स अकाउंट की तरह लगती है। मतलब अगर बारिश हमारी मंथली इनकम है और वो आनी बंद हो जाए तो हम अपने सेविंग्स अकाउंट यानी ग्राउंड वाटर से काम चलाते हैं। सही उदाहरण है। लेकिन हम सिर्फ सेविंग्स नहीं निकाल रहे हैं, हम तो एक हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर अपना घर चला रहे हैं, जिसका बिल हम शायद कभी चुका नहीं पाएंगे। ये क्रेडिट कार्ड वाली बात पूरी तरह सटीक बैठती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम जो पानी जमीन से निकाल रहे हैं वो रातों रात वहां नहीं पहुंचा है। हाँ, उसे जमा होने में तो सदियां लगी हैं। बिल्कुल। भारत के जाने माने जल विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है, इसी बिंदु पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उन्होंने क्या कहा? वे बताते हैं कि हमारे जो पारंपरिक वाटर बॉडीज थे, जैसे गांव के तालाब, झीलें और कुएं, वे असल में हमारे असली बैंक्स थे। अच्छा, वो पानी के बैंक्स का काम करते थे। हाँ, बारिश का पानी इन तालाबों में जमा होता था और महीनों तक धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? कमर्शलाइजेशन। हाँ, कमर्शलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की अंधी दौड़ में हमने इन प्राकृतिक तालाबों को कंक्रीट से भर दिया है। यानी जो जमीन पहले एक स्पंज की तरह पानी सोखती थी, उस पर अब हमने सीमेंट और डामर की पक्की परत बिछा दी है। ठीक ऐसा ही हुआ है। अब आप ही सोचिए, जब जमीन के ऊपर कंक्रीट होगा तो पानी जमीन के नीचे जाएगा कैसे? नहीं जा सकता। हमारा जो रिचार्ज साइकिल था, यानी क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने का जो सिस्टम था, वो हमने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। अगर तालाब खत्म हो गए हैं, फिर भी जब बारिश होती है तो कच्ची जमीन और खेतों में तो पानी गिरता ही है ना? हाँ, गिरता है। वो पानी तो जमीन के अंदर जाना चाहिए, फिर रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा है? सोर्सेज इस पर भी एक बहुत बड़ा कारण देते हैं, जो बारिश के बदलते पैटर्न से जुड़ा है। ये इस पूरे संकट का सबसे तकनीकी और जरूरी हिस्सा है। बारिश का बदलता तरीका। हाँ, बारिश का जो तरीका था वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले भारत में हफ्तों तक धीमी और लगातार बारिश होती थी, हल्की हल्की झड़ी लगी रहती थी। हाँ, मुझे याद है बचपन में ऐसा ही होता था। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं उसे इंटेंस बर्स्ट्स कहा जाता है, यानी बहुत ही कम समय में
अचानक से बादलों का फटना और बेहिसाब तेज बारिश होना। ओहो। इसे समझने के लिए हम फिर से उसी स्पंज के उदाहरण पर जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर एक सूखे हुए स्पंज पर धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी डाला जाए तो वो पूरा पानी अपने अंदर समा लेगा। सही। लेकिन अगर उसी सूखे स्पंज पर अचानक से एक पूरी बाल्टी पानी उड़ेल दिया जाए तो पानी सोखने का समय ही नहीं मिलेगा। पानी स्पंज के ऊपर से बहकर निकल जाएगा। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। जब इतनी तेज बारिश होती है तो सूखी और कठोर जमीन पानी को सोख नहीं पाती और फिर वो सारा पानी बह जाता है। हाँ, वो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय सतह पर तेज धार के रूप में बहने लगता है, जिसे रन ऑफ कहते हैं। अच्छा, इसे रन ऑफ कहते हैं। जी, और ये तेज रन ऑफ अपने साथ खेतों की उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है और आखिर में नालों और नदियों से होता हुआ सीधे समुद्र में मिल जाता है। मतलब पानी आया जरूर, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आया। बिल्कुल। राजेंद्र सिंह इसी को समझाते हुए कहते हैं कि मॉनसून हमारे वाटर सिस्टम की आत्मा है और हमने कंक्रीट बिछाकर और क्लाइमेट चेंज करके उस आत्मा का जो प्राकृतिक रिदम था ना, उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इस बदलते रिदम के साथ ही एक और बहुत बड़े विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर की बात सोर्सेज में शामिल है। हाँ, उनकी चेतावनी बहुत अहम है। और उनकी चेतावनी इस पूरे एल नीनो और मॉनसून की चर्चा का नजरिया ही बदल देती है। उनका कहना है कि बारिश कितनी हो रही है, यानी उसका वॉल्यूम क्या है, इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि बारिश कब हो रही है, यानी उसकी टाइमिंग। हिमांशु ठक्कर का ये बिंदु सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। देखिए, हर फसल का एक बहुत ही नाजुक जीवन चक्र होता है। जाहिर है। जब फसल में फूल आने का समय होता है या जब दाना बनने का समय होता है, तब पौधे को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर ठीक उसी समय खेत में सूखा पड़ा हो तो पौधा शायद जिंदा तो रह जाए, लेकिन उसमें अनाज नहीं उगेगा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि भले ही हमें साल के अंत तक 100% बारिश का टारगेट मिल जाए, लेकिन अगर वो बारिश गलत वक्त पर आए तो वो पूरी तरह से बेकार है? बिल्कुल। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि हम सिर्फ आंकड़ों पर खुश नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि डॉक्टर ने किसी को साल भर की दवाइयों का कोर्स दिया हो। हाँ। अगर वो व्यक्ति रोज नियम से गोली खाए तो उसकी सेहत सुधरेगी। हाँ। लेकिन अगर वो पूरे साल की दवाइयां एक ही दिन में खा ले तो वो दवाई उसे ठीक नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए जानलेवा बन जाएगी। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। बारिश का भी यही हाल है। अगर जुलाई में फसल को पानी चाहिए था और तब सूखा रहा और फिर सितंबर में अचानक इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ आ जाए, तो मौसम विभाग के आंकड़ों में तो वॉल्यूम 100% दर्ज हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो 100% पानी खेती के लिए तो जहर बन गया ना। बिल्कुल। यही कारण है कि सिर्फ टोटल रेनफॉल के आंकड़ों पर खुश होना अब बेमानी है। किसानों के लिए टाइमिंग ही सब कुछ है। गलत समय पर आई 100% बारिश भी एक आपदा है, और सही समय पर आई कम बारिश भी फसल बचा सकती है। बिल्कुल। इसलिए वाटर कंजर्वेशन और जो प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम्स हमने बर्बाद किए हैं, उन्हें वापस ठीक करना अब कोई विकल्प नहीं है, हमारी मजबूरी है। जो बारिश का पानी रन ऑफ बनकर समुद्र में जा रहा है, हमें उसे हर हाल में रोककर जमीन के अंदर भेजना ही होगा। सही कहा। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद कोई आम इंसान ये सोच सकता है कि भाई मैं तो एक बड़े शहर में रहता हूँ, एसी दफ्तर में काम करता हूँ, मेरे घर में तो नगर निगम का पानी आता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि एल नीनो आ रहा है या बारिश 8% कम हो रही है? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। तो अब इस पूरी तस्वीर को समेटते हुए ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा हर एक आम नागरिक को क्यों प्रभावित करेगा। देखिए, इसका असर इतना सीधा और भयानक है कि ये किसी भी शहर की बाउंड्री को नहीं पहचानता। कैसे? भारत की वाटर सिक्योरिटी का सीधा कनेक्शन फूड सिक्योरिटी यानी हमारी खाद्य सुरक्षा से है। हमने अभी बात की कि 74% गेहूं और 65% चावल वाले इलाके वाटर स्ट्रेस में हैं। हाँ। जब इन इलाकों में पानी की कमी से पैदावार गिरेगी तो बाजारों में और सरकारी गोदामों में अनाज की सप्लाई कम हो जाएगी। और अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम कहता है कि जब किसी चीज की सप्लाई घटती है और मांग उतनी ही रहती है तो कीमतें तेजी से ऊपर भागती हैं। इन्फ्लेशन। बिल्कुल। और ये सिर्फ गेहूं और चावल तक नहीं रुकेगा, ये एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगा। मतलब हर चीज पर असर पड़ेगा। हाँ, अगर गेहूं महंगा होगा तो ब्रेड, बिस्किट, आटा सब महंगा हो जाएगा। अगर खेतों में पानी नहीं है तो जानवरों के लिए चारा नहीं उगेगा। चारा कम होगा तो दूध का उत्पादन गिरेगा और उससे दूध, दही, मक्खन सब महंगे हो जाएंगे। यानी ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है। जब किसान के खेत में सूखा पड़ता है तो उसका सीधा असर हर एक परिवार के डाइनिंग टेबल और उनकी जेब पर पड़ता है। जी, ये भयानक महंगाई का कारण बनेगा जो पूरी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख देगा।
जल संकट एक ऐसी आग है जो खेतों से शुरू होती है और हर घर की रसोई तक पहुंचती है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम एक बहुत ही नाजुक धागे से बना हुआ है और वो धागा अब टूटने की कगार पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोर्सेज में मौजूद आंकड़ों के आधार पर एक ऐसा विचार सामने आता है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? हमने देखा कि 87% ग्राउंड वाटर खेती में जा रहा है और 2030 तक पानी की मांग 570 BCM होने वाली है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। सोचिए, अगर ये संकट ऐसे ही बढ़ता रहा और एल नीनो जैसे झटके आम बात हो गए, तो क्या आने वाले कुछ ही सालों में हालात इतने खराब हो जाएंगे कि सरकार को कानूनी तौर पर यह तय करना पड़ेगा कि किस इलाके में कौन सी फसल उगाई जा सकती है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। चावल और गन्ने जैसी फसलें बेहिसाब पानी पीती हैं, तो क्या ऐसा वक्त आ गया है जब उन इलाकों में जहां पहले से ही पानी की कमी है, ऐसी वाटर इंटेंसिव फसलों को उगाने पर पूरी तरह से कानूनी पाबंदी लगानी पड़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या भविष्य में किसानों को पानी का राशन दिया जाएगा कि आप एक साल में सिर्फ इतना ही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी खेती और किसानों के भविष्य का क्या होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर हर नागरिक को आज से ही बहुत गहराई से विचार करना शुरू कर देना चाहिए।